हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात कर रहे थे। हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया और फिर मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन की बात की। हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में स्टडी किया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में स्टडी किया। ठीक है, तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मेम्ब्रेन के क्रॉस, वो ट्रांसपोर्टर के थ्रू होता है, या फिर अगर स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू भी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो बल्क मॉलिक्यूल होते हैं उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बल्क ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, या फिर हम कहें तो इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू होता है। ठीक है, तो इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की जो प्रोसेस होती है उसको समझने के लिए हमको बेसाइकिल की बडिंग और बेसाइकिल के फ्यूजन को समझना होगा कि किस तरह से एक बेसाइकिल बड करती है मेम्ब्रेन से और किस तरह से एक बेसाइकिल फिर वो जाकर के किसी दूसरी मेम्ब्रेन से फ्यूज करती है। ठीक है, और इस चीज को समझने के लिए हमें वैस्कुलर ट्रैफिकिंग को अच्छे से समझना होगा। उसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, साइटोस्केलेटन क्या होता है, ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए, तभी हम इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें समझने के लिए हमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कि किस तरह से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वर्क करता है, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स आते हैं। ठीक है, वहाँ पे प्रोटीन की सॉर्टिंग कैसे होती है, किस तरह से सारी ये प्रोसेसेस होती हैं, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसीलिए वैस्कुलर ट्रैफिकिंग को समझाने से पहले मैं आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बताऊंगा। ठीक है, और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए ये जरूरी है कि आप लोग सबसे पहले प्रोटीन की टारगेटिंग और उसकी शॉर्टिंग क्या होती है इसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज आपको। ठीक है, इसीलिए आज हम लोग जो प्रोटीन्स बनती हैं सेल्स के अंदर उनकी टारगेटिंग और सॉर्टिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करता हूं इस पूरे लेक्चर को। हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं आज से। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रोटीन टारगेटिंग और शॉर्टिंग की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो टर्म आए हुए हैं जैसे कि टारगेटिंग क्या है और सॉर्टिंग क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं कि जो प्रोटीन्स बनती हैं सेल्स के अंदर, ठीक है, वो कहाँ से आती हैं, अल्टीमेटली वो आती हैं डीएनए से। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए ट्रांसपोर्ट होकर के साइटोसॉल में आ जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ जाता है, ये देखिए मैं एक बार आपको बना के दिखा देता हूँ। ये एक सेल है, सपोज दैट ये क्या है, सेल। ठीक, अगर ये एक सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर में क्या है, डीएनए है। ये क्या है, डीएनए। ठीक, न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए है। ठीक, डीएनए से क्या बनता है, जब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है तो बनता है आरएनए। ठीक, आरएनए, और ये आरएनए क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होकर के आ जाता है कहाँ पे, साइटोसॉल में। ठीक, जैसे ही आरएनए साइटोसॉल में आता है इसको रिकॉग्नाइज करते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स स्पेसिफिक इनिशिएशन कोडॉन से जाकर के बाइंड करते हैं और क्या शुरू कर देते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस। ठीक है, तो प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ पे हो रही है, साइटोसॉल के अंदर हो रही है। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सेल के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं, ऑलमोस्ट ऑल द प्रोटीन्स, वो सारी की सारी सिंथेसाइज होती हैं कहाँ पे, साइटोसॉल में। यूकैरियोटिक सेल के केस में अगर हम लोग बात करें तो वहां पे कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं साइटोसॉल में, एटीएस राइबोसोम, एटीएस राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो भी प्रोटीन सेल के अंदर सिंथेसाइज होती हैं, प्रोटीन्स आर synthesized on राइबोसोम्स। और कौन सा राइबोसोम होता है, वो बेसिकली एटीएस राइबोसोम होता है इन द साइटोसॉल। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पे, कुछ प्रोटीन्स ऐसी भी हैं जो ऑर्गेनेल के अंदर सिंथेसाइज होती हैं। ठीक है, और वो ऑर्गेनेल कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। ये ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो कि कुछ प्रोटीन्स की सिंथेसिस करते हैं, और इनके अंदर में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S राइबोसोम होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड आप कहें, प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोनों कुछ प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं, और यहाँ पे जो राइबोसोम पाया जाता है
वो होता है 70s राइबोसोम। ठीक है, और ये जो प्रोटीन्स यहाँ पे बनती हैं प्लास्टिड या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, ये स्पेसिफिक होती हैं प्लास्टिड्स के लिए, मतलब वो वहीं पे सिंथेसाइज होंगी और वहीं पे फंक्शन करेंगी। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में सिंथेसाइज हो रही है तो वहीं पे सिंथेसाइज होंगी और वहीं पे फंक्शन करेंगे। ठीक, लेकिन जो साइटोसॉलिक प्रोटीन्स होती है, क्योंकि सारा का सारा राइबोसोम कहाँ पे है, साइटोसॉल में। ठीक, राइबोसोम्स ओरिजिनली साइटोसॉल में होते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं कि दो तरह के राइबोसोम्स देखे जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। हम लोग पढ़ते हैं कि दो तरह के राइबोसोम्स सेल्स में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में। एक राइबोसोम होता है साइटोसॉलिक राइबोसोम, फ्री इन द साइटोसॉल। राइबोसोम की अगर हम लोग बात करें तो एक तो होते हैं फ्री इन द साइटोसॉल, फ्री इन द साइटोसॉल, हम लोग इस तरह से देखते हैं। और दूसरे होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स। ठीक, और मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स बेसिकली ये होते कहाँ से, ईआर मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, ईआर मेम्ब्रेन से, मतलब ईआर बाउंड राइबोसोम्स और साइटोसॉलिक राइबोसोम्स। ठीक, तो दो तरह के राइबोसोम्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये कैसे हमको दो तरह के देखने को मिलते हैं। ठीक, ओरिजिनली सारे के सारे जो राइबोसोम्स होते हैं वो साइटोसॉल में पाए जाते हैं। ठीक है, और उन्हें ईआर पे ले जाया जाता है। कैसे ले जाया जाता है उसकी बात अभी मैं थोड़ी देर में करता हूँ। ठीक, लेकिन जितनी भी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है सेल के अंदर, जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं इनिशियली वो साइटोसॉल में सिंथेसाइज होती है। ठीक, साइटोसॉल में एटीएस राइबोसोम होता है और वहां पे वो सिंथेसाइज होती है। उसके बाद उनको फर्दर जिस ऑर्गेनेल की वो प्रोटीन है वहां पे उन्हें भेजा जाता है। ठीक, इसी को कहा जाता है प्रोटीन टारगेटिंग। प्रोटीन टारगेटिंग का मतलब ये हुआ कि साइटोसॉल में जो प्रोटीन बनी, ठीक है, साइटोसॉल के अंदर जो प्रोटीन बनी, सपोज दैट ये एक प्रोटीन बन के तैयार हुई साइटोसॉल में और इसको जाना है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे इसको जाना है। ठीक, साइटोसॉल में बनी, तो यहाँ से यहाँ तक इसको भेजने की प्रक्रिया जो है इसको कहा जाता है प्रोटीन टारगेटिंग। इसका टारगेट ऑर्गेनेल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरह से पहुंचेगी, ठीक है, ये कैसे पता चलेगा कि ये प्रोटीन को माइटोकॉन्ड्रिया में ही जाना है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है प्रोटीन सॉर्टिंग, मतलब प्रोटीन की छंटाई करना, प्रोटीन को डिफरेंशिएट करना। ठीक है, प्रोटीन को डिफरेंशिएट किया जाता है कि ये कहाँ पे जाएगी, इसी प्रोसेस को कहा जाता है प्रोटीन सॉर्टिंग। ठीक है, तो अब कैसे प्रोटीन को सॉर्ट आउट किया जाएगा, ये प्रोटीन बनी तो साइटोसॉल में है लेकिन किस ऑर्गेनेल में जाएगी, ये चीज कैसे डिसाइड की जाएगी। ये चीज बेसिकली डिसाइड होती है उस पर्टिकुलर प्रोटीन्स के अमीनो एसिड सीक्वेंस से। ठीक है, फेट ऑफ द प्रोटीन, फेट ऑफ द प्रोटीन is decided by its amino acid sequence। ठीक, इसका जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है, अब इस पर्टिकुलर प्रोटीन का जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है ये डिसाइड करेगा कि इस प्रोटीन को कहाँ पे जाना है, ये प्रोटीन कहाँ पे जा करके फंक्शन करेगी। ठीक है, क्योंकि ये जो अमीनो एसिड सीक्वेंस हैं इसमें कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं, कुछ स्पेसिफाइड सीक्वेंस होते हैं जिनको कहा जाता है सॉर्टिंग सीक्वेंस। ठीक है, इन ये जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है इसके पास हैविंग सम स्पेसिफिक सीक्वेंसेस, इसके पास कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसको कहा जाता है सॉर्टिंग सीक्वेंस या सॉर्टिंग सिग्नल। ठीक, सॉर्टिंग सिग्नल। अब ये जो सॉर्टिंग सिग्नल होता है ये हर एक प्रोटीन में अलग अलग होता है, हर एक प्रोटीन में अलग अलग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोटीन में कुछ अलग सॉर्टिंग सीक्वेंस होगा, क्लोरोप्लास्ट की प्रोटीन में कुछ अलग सॉर्टिंग सीक्वेंस होगा, न्यूक्लियस में जो प्रोटीन जाना है उनमें कुछ अलग सॉर्टिंग सीक्वेंस होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो प्रोटीन जानी है उनमें कुछ अलग सॉर्टिंग सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो ये जो सॉर्टिंग सीक्वेंस होता है इसी के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि ये प्रोटीन कहाँ जाती है, उसकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, उसकी डेस्टिनी क्या है, उसका फेट क्या है। ठीक है, इस तरह से प्रोटीन को उसके रेस्पेक्टिव ऑर्गेनेल तक भेजा जाता है।
ठीक है। सपोज दैट अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मान लीजिए एक प्रोटीन साइटोसॉल में सिंथेसाइज हुई, ठीक है, और उसके एन टर्मिनस पर एक ऐसा सॉर्टिंग सीक्वेंस प्रेजेंट था जो कि उसको डायरेक्ट करता था कहाँ के लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए, ठीक है। एन टर्मिनस पे एक सॉर्टिंग सिग्नल प्रेजेंट था जो कि उसको डायरेक्ट कर रहा था कहाँ के लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए। अब अगर वो सॉर्टिंग सीक्वेंस कट कर दिया जाए या उस सॉर्टिंग सीक्वेंस को इनकोड करने वाले जीन को म्यूटेट कर दिया जाए, तब क्या होगा? तो होगा ये कि सॉर्टिंग सिग्नल जो बन रहा है वहां पे वो प्रॉपरली नहीं बनेगा और जो प्रोटीन है वो कहाँ पे रह जाएगी, साइटोसॉल में रह जाएगी। या इसी का उल्टा अगर कर दिया जाए, एक प्रोटीन है जिसको साइटोसॉल में रहना है और वहां पे एन टर्मिनस पे सॉर्टिंग सिग्नल लाके जोड़ दिया गया जो कि प्रोटीन को कहाँ पे डायरेक्ट करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो क्या होगा, साइटोसॉल में रहने वाली जो प्रोटीन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहुंच जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉर्टिंग सिग्नल है वो प्योरली ये चीज डिसाइड कर रहा है कि ये प्रोटीन कहाँ पे जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई प्रोटीन किसी ऑर्गेनेल में जाने वाली है तो उसके पास सॉर्टिंग सिग्नल जरूर होगा, ठीक है। और अगर कोई ऐसी प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है जिसमें कोई भी सॉर्टिंग सिग्नल नहीं है, ठीक है, कोई भी सॉर्टिंग सिग्नल नहीं है, तो वो प्रोटीन कहाँ जाएगी, वो प्रोटीन जहां सिंथेसाइज हो रही है वहीं पे रहेगी। मतलब साइटोसॉल में सिंथेसाइज हो रही है तो साइटोसॉल में ही रहेगी, ठीक। अगर कोई सॉर्टिंग सिग्नल नहीं है तो कहाँ पे रहेगी, साइटोसॉल में रहेगी, ठीक है। अब मैंने कहा कि जो आपको राइबोसोम्स दिखते हैं वो फ्री इन द साइटोसॉल दिखते हैं और मेम्ब्रेन बाउंड या ईआर मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स दिखते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट होती है, जब प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट होती है तो सबसे पहले जो पोर्शन सिंथेसाइज होके बाहर आता है वो होता है सिग्नल पेप्टाइड, ठीक है। वहां पे सिग्नल सीक्वेंस होते हैं, वो सिग्नल पेप्टाइड को सबसे पहले सिंथेसाइज करता है। जैसे ही सिग्नल पेप्टाइड निकल करके बाहर आता है तो वहां पे इस चीज को रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है कि यहाँ पे किस तरीके का सिग्नल पेप्टाइड आया हुआ है, ठीक है। अगर वो सिग्नल पेप्टाइड एन टर्मिनस पे है, मैं आपको बताऊंगा, तो उसको वहां पे स्पेसिफिक साइटोसॉलिक प्रोटीन्स होती है वो रिकॉग्नाइज करती हैं और उस पूरी ट्रांसलेशनल मशीनरी राइबोसोम के साथ साथ उस पूरी ट्रांसलेशनल मशीनरी को कहाँ लेकर चले जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। इसी वजह से हमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी बाउंड राइबोसोम्स दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि हर एक प्रोटीन की जो सिंथेसिस का इनिशिएशन होता है वो कहाँ पे होता है, तो वो हमेशा साइटोसॉल में होता है। और अगर वो प्रोटीन ईआर के लिए उसकी डेस्टिनी ईआर है, गाल्गी बॉडी है या मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो फिर उसको उस राइबोसोम को उस पूरी ट्रांसलेशनल मशीनरी को कहाँ पे भेज दिया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। वहाँ पे वो सिंथेसाइज होने के बाद ही गाल्गी बॉडी में, लाइसोसोम में, इंडोसोम में या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या ईसीएम में भेजी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो राइबोसोम्स होते हैं उनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक भेजा जाता है, ठीक है। अब ये जो सॉर्टिंग सिग्नल्स होते हैं, मैंने कहा कि सॉर्टिंग सिग्नल्स होंगे, इसकी वजह से इनको भेजा जाएगा कहाँ पे, जहाँ पे इनको जाना है वहाँ पे भेज दिया जाएगा, जिस ऑर्गेनेल में इनको जाना है उस ऑर्गेनेल में भेज दिया जाएगा, ठीक है। एक बार ये ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस हो जाए, ठीक है, एक बार जो प्रोटीन बनी वो अपनी जगह पे पहुंच गई, ठीक है। मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन बनी और माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच गई, तो ये जो सॉर्टिंग सिग्नल होते हैं इनको क्लीव कर दिया जाता है। फोल्डिंग के टाइम पे इनको जो प्रोटीन है वहां से हटा दिया जाता है। नॉर्मली ऐसा होता है, मैक्सिमम प्रोटीन में जो सॉर्टिंग सिग्नल्स होते हैं इनको क्लीव कर दिया जाता है, नॉर्मल पेप्टाइड से हटा दिया जाता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जहां पे सॉर्टिंग होने के बाद भी जो सिग्नल होता है, सिग्नल सीक्वेंस होता है, वो वहां पे प्रेजेंट रहता है। जैसे कि न्यूक्लियस की प्रोटीन और पराक्सीसोम की प्रोटीन में जो सॉर्टिंग सिग्नल पाया जाता है उसको ट्रांसलोकेशन के बाद भी रिमूव नहीं किया जाता है। इस चीज को याद रखिएगा, आगे चल के मैं बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो अब ये जो सिग्नल सीक्वेंस होता है इसकी लोकेशन भी वेरी करती है, ठीक है। इसकी लोकेशन जो होती है प्रोटीन में या आप कहें सिग्नल पेप्टाइड में, वो वेरी करती है। सिग्नल सीक्वेंस की जो लोकेशन है, लोकेशन ऑफ सिग्नल सीक्वेंस, लोकेशन, ठीक है, इसकी लोकेशन या तो किसी टर्मिनस पे हो सकती है, एट द एंड ऑफ पेप्टाइड, पेप्टाइड सीक्वेंस के एंड में हो सकती है। सिग्नल सीक्वेंस या सॉर्टिंग सीक्वेंस जो प्रेजेंट होता है वो एंड पे हो सकता है और मोस्टली एन टर्मिनस पे होता है, मोस्टली एन टर्मिनस पे होता है, ठीक है।
या फिर मिडिल में भी हो सकता है, इन द मिडिल, कुछ केस में ये मिडिल में भी होता है। ठीक है, तो इसका जो इसकी जो लोकेशन है वो भी वेरी करती है। ठीक है, इसका साइज भी वेरी करता है, कहीं कहीं तो ये 15 to 60 अमीनो एसिड लॉन्ग होते हैं। ठीक, तो ये भी वेरी करता है। ठीक, तो कुल मिला के बात ये थी कि जो प्रोटीन की टारगेटिंग की जाती है उसके रिस्पेक्टिव ऑर्गेनेल तक, या उसका ट्रांसलोकेशन किया जाता है जहाँ के लिए उसका फंक्शन डिस्टाइंड होता है, वो कुल मिला के सॉर्टिंग सीक्वेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, और प्रोटीन का, मान लीजिए प्रोटीन मैंने कहा कि साइटोसॉल में बनी, ठीक है, साइटोसॉल में बनी, और इसके रिस्पेक्टिव ऑर्गेनेल तक जो मूवमेंट होता है, इसको हम लोग सॉर्टिंग, इसको हम लोग टारगेटिंग, या फिर इसी को हम लोग ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ठीक, तो प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन कहाँ कहाँ पे हो सकता है सेल के अंदर, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। मतलब प्रोटीन का मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह तक प्रोटीन कहाँ कहाँ से जा सकती है और कहाँ से कहाँ के लिए प्रोटीन मूव कर सकती है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, तो प्रोटीन मूवमेंट की बात करते हैं। ठीक है, प्रोटीन मूवमेंट कहाँ कहाँ पे हो सकता है। ओरिजिनली मैंने कहा प्रोटीन सिंथेसाइज होती है साइटोसॉल में। ठीक है, तो साइटोसॉल में सिंथेसाइज होने के बाद प्रोटीन मूव कर सकती है किसी ऑर्गेनेल में, ऑर्गेनेल में, ठीक है, या फिर किसी ऑर्गेनेल से ये मूव कर सकती है साइटोसॉल में। ठीक है, या फिर एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल में मूव कर सकती है, ऑर्गेनेल टू ऑर्गेनेल। ठीक है, मैंने कहा कि प्रोटीन सिंथेसाइज होने के बाद डिफरेंट ऑर्गेनेल्स में मूव कर सकती हैं, साइटोसोल से ऑर्गेनेल में मूव कर सकती है, या ऑर्गेनेल से साइटोसोल में मूव कर सकती है। ठीक, तो ये जो प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन होता है वो 3 मेजर पाथवे के थ्रू हो सकता है। ठीक है, 3 मेजर पाथवे के थ्रू हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सॉर्टिंग सिग्नल। सॉर्टिंग सिग्नल वहां पे किस तरह का प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगा कि ये जो मूवमेंट है, या फिर हम कहें कि ये जो ट्रांसलोकेशन है वो किस तरीके का होगा, ट्रांसलोकेशन। ठीक, तो प्रोटीन ट्रांसलोकेशन बेसिकली 3 तरीके से हो सकता है। ठीक है, 3 तरीके से प्रोटीन ट्रांसलोकेशन हो सकता है। पहला होता है गेटेड ट्रांसलोकेशन, गेटेड ट्रांसलोकेशन। ठीक, गेटेड ट्रांसलोकेशन। दूसरा होता है ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसलोकेशन, ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसलोकेशन। और तीसरा होता है वेस्कुलर ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गेटेड ट्रांसलोकेशन का क्या मतलब हुआ। गेटेड ट्रांसलोकेशन का मतलब हुआ कि प्रोटीन को मूव करना है फ्रॉम द साइटोसॉल टू अदर ऑर्गेनेल, और वहां पे कुछ चैनल टाइप की व्यवस्था हो, गेट टाइप की व्यवस्था हो, और वहां से प्रोटीन आसानी से निकल जाए। ठीक है, ऐसी व्यवस्था कहाँ पे होती है, उसका एग्जाम्पल होता है, गेटेड ट्रांसलोकेशन का एग्जाम्पल होता है मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन फ्रॉम द साइटोसॉल टू कहाँ पे, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बताऊंगा आपको, न्यूक्लियस में जो मूवमेंट होता है प्रोटीन्स का फ्रॉम द साइटोसॉल टू न्यूक्लियस, वो होता है बाय न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू। ठीक है, और न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये एक सिलेक्टिव गेट होता है, एक सिलेक्टिविटी होती है इसके पास, हाईली सिलेक्टिव होता है। ये जो स्पेसिफिक न्यूक्लियर प्रोटीन्स होती हैं उन्हीं को अंदर जाने देता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक सिलेक्टिविटी फिल्टर लगाता है और एक गेट की तरह काम करता है, और प्रोटीन्स को साइटोसॉल से न्यूक्लियस में भेजता है। वहाँ पे न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल्स होते हैं जिनके थ्रू ये डिटेक्ट कर लिया जाता है कि ये प्रोटीन्स न्यूक्लियस के लिए ही डिस्टाइंड है और वो न्यूक्लियस में चली जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे गेटेड ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा था ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसलोकेशन। ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, वहाँ पे ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसलोकेटर्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसलोकेटर्स होते हैं।
ट्रांसलोकेटर्स, ठीक, इनको ट्रांसलोकॉन भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये सीधे सीधे क्या करते हैं, ट्रांसलोकेटर्स बिल्कुल उसी तरह से काम करते हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कर रही थी वहां पे। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं ये सिग्नल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। सिग्नल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने के बाद ये क्या करते हैं, साइटोसोल से स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स में क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को सीधे एक चैनल के थ्रू या ट्रांसलोकेटर प्रोटीन के थ्रू सीधे उस ऑर्गेनेल में भेज देते हैं। जैसे साइटोसोल से, जैसे कि साइटोसोल से ईआर की तरफ मूवमेंट हो प्रोटीन का, ठीक है, साइटोसोल से ईआर की तरफ मूवमेंट हो प्रोटीन का, या फिर साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट, इनके पास ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसलोकेटर्स पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट मैं बताऊंगा आपको आगे चल के, ठीक है। यहाँ पे फिर ट्रांसलोकॉन पाए जाते हैं ईआर में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन में भी ट्रांसलोकॉन पाए जाते हैं, इनर मेम्ब्रेन में भी ट्रांसलोकॉन्स पाए जाते हैं, और सिमिलरली क्लोरोप्लास्ट में भी ट्रांसलोकॉन्स उनकी मेम्ब्रेन में भी पाए जाते हैं। वो मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, प्रोटीन्स का ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसलोकेशन कराते हैं। ठीक है, किस तरह से करते हैं आप एग्जांपल याद रखिएगा कहाँ पे कौन सा होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है तो वेस्कुलर ट्रांसलोकेशन। अब वेस्कुलर ट्रांसलोकेशन आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, ऐसा ट्रांसलोकेशन जहां पे जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है वो वेसाइकल्स में इनक्लोज होकर के फिर उसका ट्रांसपोर्ट किया जाए। ठीक है, और इस तरह का ट्रांसपोर्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ऑर्गेनेल टू ऑर्गेनेल, मतलब फ्रॉम ईआर टू, यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूं, ट्रांसपोर्ट थ्रू या ट्रांसलोकेशन थ्रू वेसाइकल्स के थ्रू होगा। और ये कहाँ पे पाया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्गी। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है, ये मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बताऊंगा आपको। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यहाँ पे एक प्रोटीन है, तो क्या होता है, ये प्रोटीन सबसे पहले एक वेसाइकल में पैक हो जाएगी। ठीक है, किस तरह से वेसाइकल में पैक होगी, ये इस तरह से वेसाइकल बड होगी। ठीक है, ये आ गई वेसाइकल के अंदर, वेसाइकल यहाँ से निकल के, और ये मान लीजिए अगर गाल्गी बॉडी है तो यहाँ पर आकर के फ्यूज कर जाएगी और प्रोटीन को रिलीज कर देगी। ठीक है, ये ईआर है, ये वेसाइकल यहाँ से बड हुई, बताऊंगा इसके बारे में वेसाइकल। और इस तरह से वेस्कुलर जो ट्रांसलोकेशन होता है प्रोटीन्स का वो होता है। ठीक है, किस तरह से होता है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन जो है वेसाइकल में इनक्लोज है। ठीक, और जिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को वेसाइकल लेकर के जाती है एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल तक, चाहे वो प्रोटीन हो या फिर कोई और मॉलिक्यूल हो, उसको कार्गो कहा जाता है, कार्गो। ठीक, ये भी आप लोग याद रखिएगा, बार बार इस वर्ड को यूज करूंगा। कार्गो को लेके वेसाइकल जा रही, कार्गो को लेके वेसाइकल जा रही, तो कार्गो क्या है, वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, प्रोटीन या कोई भी मैक्रो मॉलिक्यूल जिसको वेसाइकल एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल तक लेकर के जा रही है, वो क्या है, कार्गो है। ठीक है, तो कुल मिला के जो प्रोटीन की शॉर्टिंग होती है या प्रोटीन की टारगेटिंग होती है वो स्पेसिफिक टाइप के सिग्नल सीक्वेंस पे डिपेंड करती है, पूरी तरह से सिग्नल सीक्वेंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, सिग्नल सीक्वेंस को डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टर्म्स दिए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोफोबिक पैच, सिग्नल पेप्टाइड, या फिर ट्रांसलोकेशन पेप्टाइड, अपटेक पेप्टाइड। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे, कहाँ पे कौन सा टर्म दिया जाता है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर का मेरा मकसद ये था कि आप लोग बेसिक जो होता है प्रोटीन टारगेटिंग और सॉर्टिंग, उसका मतलब समझें। टारगेटिंग और सॉर्टिंग का मतलब सिर्फ ये होता है कि जहां पे प्रोटीन बनी वहां से उसके फाइनल डेस्टिनेशन तक उसको किस तरह से भेजा जाता है और उसके लिए क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, आगे चल के हम लोग सॉर्टिंग सिग्नल की भी बात करेंगे कि किस ऑर्गेनेल के लिए कौन सा सॉर्टिंग सिग्नल रिस्पॉन्सिबल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट के लिए क्या होगा, पैराक्सिसोम के लिए कौन से सॉर्टिंग सिग्नल्स होते हैं, लाइसोसोम के लिए क्या होता है, इन सारी चीज़ों के लिए ईआर के लिए कौन से सॉर्टिंग सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हम लोग आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे। आई होप कि आपको प्रोटीन टारगेटिंग और सॉर्टिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं फर्दर फिर से इसको और अच्छे से आगे आने वाले लेक्चर्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा।
ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की स्टडी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में जानेंगे, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर वन बाय वन हम उन ऑर्गेनेल्स के बारे में और वहाँ पे प्रोटीन की सॉर्टिंग कैसे होती है, उनका फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें कवर करते हुए हम लोग वैस्कुलर ट्रैफिकिंग की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।